नमस्कार। सोचिए, जब कोई क्राइम कई लोग मिलकर करते हैं तो क्या सजा सबको बराबर मिलती है? कानून ये कैसे तय करता है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल को समझते हैं। कल्पना कीजिए एक अपराध होता है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। तो क्या अदालत तीनों को एक ही तराजू में तोलेगी या फिर हर किसी की भूमिका को अलग-अलग परखा जाएगा? यही सवाल आज की हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी में है 3 दोस्त, अरुण, करण और दीपक। इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था एक व्यापारी महेंद्र से पैसे छीनने का। प्लान तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो उतने सीधे नहीं थे। तो हुआ ये कि रात के समय जब महेंद्र घर लौट रहा था, तीनों ने उसे घेर लिया। और देखिए, सबका काम एकदम बटा हुआ था। अरुण का काम था धमकाना, करण ने उसे मजबूती से पकड़े रखा ताकि वो हिल ना सके, और दीपक ने असल में बैग से पैसे निकाले। मतलब अपराध एक था, पर हर किसी का रोल अलग था। खैर, पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया और मामला पहुंच गया अदालत। अब कटघरे में खड़े होकर तीनों को अपने अपने किए का हिसाब देना था। और बस यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। सबसे पहले अरुण की बारी आई। उसने कहा, जी मैंने तो सिर्फ डराया था, न तो मैंने किसी को हाथ लगाया न ही पैसे लिए। वो अपनी भूमिका को कम से कम बताने की कोशिश कर रहा था। फिर करण ने भी कुछ कुछ वैसी ही दलील दी। उसने कहा, मेरा काम तो बस उसे पकड़ कर रखना था ताकि वो भाग न जाए। वो भी यही जताने की कोशिश कर रहा था कि जो मेन क्राइम है उसमें उसका हाथ नहीं था। और आखिर में आया दीपक का बयान, जो काफी चौंकाने वाला था। उसने पैसे लेने की बात तो मान ली, लेकिन साथ ही अपने दोनों दोस्तों को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हुए कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जरा सोचिए, अदालत के सामने क्या सिचुएशन है। 3 लोग, 3 अलग अलग बयान। एक ही अपराध में किसकी कितनी हिस्सेदारी मानी जाए, न्याय कैसे हो? यहीं पर कानून की एक बहुत खास धारा काम आती है। इस पूरी कानूनी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 38। ये धारा ठीक इसी तरह की सिचुएशंस के लिए बनी है, जहां एक क्राइम में कई लोग शामिल होते हैं। तो ये धारा 338 कहती क्या है? देखिए, ये साफ तौर पर कहती है कि अगर कई लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सबकी जिम्मेदारी बराबर होगी। हर एक इंसान को उसके अपने काम के हिसाब से, उसकी भूमिका के हिसाब से दोषी माना जा सकता है। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो एक साथ मिलकर अपराध करने का मतलब ये नहीं है कि सजा भी एक जैसी ही मिलेगी। कानून हर किसी के हिस्से के काम को बहुत बारीकी से देखता है। तो फिर अदालत ने धारा 38 के इस सिद्धांत को अरुण, करण और दीपक के मामले पर कैसे लागू किया? बहुत सीधा सा तरीका था। अदालत ने तीनों की भूमिकाओं को अलग अलग करके देखा। अदालत का विश्लेषण एकदम साफ था। अरुण, उसने क्या किया था? धमकाया था, तो उसे धमकाने के काम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। करण ने महेंद्र को अवैध रूप से रोककर रखा था, तो उसकी जिम्मेदारी उस काम के लिए तय हुई। और दीपक, उसने असल में चोरी की थी, तो वो चोरी के काम के लिए दोषी पाया गया। भले ही उन्होंने एक साथ मिलकर अपराध किया, पर कानून की नज़र में उनके अपने अपने अपराध अलग अलग थे। तो आखिर में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ये तो माना गया कि तीनों अपराधी हैं क्योंकि वो एक क्रिमिनल प्लान का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि उनकी भूमिकाएं अलग अलग थीं, अदालत ने ये भी साफ किया कि जिसकी भूमिका जितनी बड़ी होती है उसे उतनी ही सख्त सजा मिल सकती है। इस केस में तीनों को जेल और जुर्माना लगाया गया। तो इस पूरी कहानी और कानूनी दांव-पेच से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें न्याय के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सिद्धांत के बारे में बताता है। सबसे बड़ा सबक ये है कि कानून सिर्फ यह नहीं देखता कि अपराध हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि किसने क्या किया। एक ग्रुप में किए गए क्राइम में भी कानून हर व्यक्ति के काम को अलग अलग तौलता है। किसने क्या किया और उसकी भूमिका क्या थी, न्याय हमेशा इसी आधार पर होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कई लोग किसी एक काम में शामिल होते हैं तो असली न्याय की कसौटी क्या होनी चाहिए? क्या वो इरादा है, या फिर वो काम है, या फिर उस काम का नतीजा? सोचते रहिएगा।